नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक छोटा सा रिव्यू लिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। ओके, वहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया है ना, जहाँ पर आपकी बात की गई कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो तब तक उसी मोशन में रहेगी जब तक है ना उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, सेकेंड लॉ में हम लोगों ने देखा कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से इक्वल होता है या उस पर डिपेंड करता है। ओके, थर्ड लॉ में हम लोगों ने देखा कि एक्शन जो है वो रिएक्शन से इक्वल होता है। हम लोगों ने ये चीज़ वहाँ पर देखा। बट मेरे प्यारे व्यूवर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के भी कुछ लिमिटेशंस है और उसी की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें एक फॉर्मूला मिला था, याद कीजिए, एरो एफ इज इक्वल टू एम एरो ए, अर्थात फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमें फॉर्मूला मिला था जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये जो फॉर्मूला मिला था मेरे प्यारे व्यूवर्स, एरो एफ इज इक्वल टू एम एरो ए, ये फॉर्मूला वैलिड कब होता है? जब यहाँ पर ये जो एम है ना, जो मास के लिए स्टैंड हो रहा है, ये एम जब कांस्टेंट हो, अर्थात किसी भी पार्टिकल या बॉडी जिसकी बात होगी क्वेश्चन में, उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए। उस स्थिति में ये जो फॉर्मूला है या यूं कहिए जो सेकेंड लॉ है वो वैलिड होगा। ओके, लेकिन हमारे पास मेरे प्यारे व्यूअर्स कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है जहां पर मास कांस्टेंट नहीं होता, मास क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो इस तरह के केसेस में हमारा ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो हो जाता है फेल, अर्थात आप ऐसा कह सकते हो कि वहां के लिए वैलिड नहीं होता, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, द रिलेशन एरो एफ इज इक्वल टू एम एरो ए डज नॉट होल्ड गुड इन केस एम डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। जहां पर भी एम कॉन्स्टेंट नहीं होता उस जगह के लिए ये फॉर्मूला गुड्स होल्ड नहीं करता। जैसे कि अगर कहीं पर वेरिएबल मास हो वहां पर ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होगा। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं अब फॉलिंग रेन ड्रॉप का। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब क्लाउड से ड्रॉपलेट्स गिरती है, लिक्विड ड्रॉपलेट जब गिरती है तो वहाँ पर वो बहुत स्मॉल होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है होता क्या है कि उसका जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज कर रहा है तो उसका मास भी इंक्रीज करेगा। ओके, और मास इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स है कि उसका जो मास है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है। उस स्थिति में जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये हमें ये बता रहा है, एग्जांपल जो सेकेंड वाला है, कि अगर कोई एक पार्टिकल रियलिस्टिक वेलोसिटी से मूव करे, ओके, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस पार्टिकल का मास इंक्रीज होता है। ओके, तो वहाँ पर भी जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं होगा। ओके, वहाँ पर जो मास होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है रियलिस्टिक मास, दैट इज m इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये जो v है ना ये c से कंपेरेबल है, अर्थात ये रियलिस्टिक वेलोसिटी है पार्टिकल का। ओके, यहाँ पर m क्या है, ये मास है। ओके, जब पार्टिकल रियलिस्टिक वेलोसिटी से मूव करेगा, m नॉट जो है ये रेस्ट मास है पार्टिकल का। पार्टिकल जब रेस्ट स्टेट में होगा, है ना, यूं कहिए कि स्टैटिक स्टेट में होगा, तो उस समय उसका जो मास होगा डेट इज एम नॉट। बट जब वो रियलिस्टिक वेलोसिटी से प्रोपगेट करेगा, मूव करेगा, तो उसका जो मास है वो कांस्टेंट ना रह करके इंक्रीज होता है। ओके, तो इस स्थिति में भी न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता। तीसरा केस होता है आपका रॉकेट का। यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, रॉकेट में क्या होता है, एज अ फ्यूल ढेर सारे गैसेस भरे होते हैं, है ना, तो ये फ्यूल्स जब अंदर में बर्न होते हैं तो ये क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, एस्केप करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रॉकेट है उसका मास डिक्रीज करता है जैसे जैसे वो ऊपर जाता है ना। इसकी वजह से मास कांस्टेंट हो नहीं पाता, तो वहाँ पर भी जो फॉर्मूला है एरो एफ इज इक्वल टू एम एरो ए वैलिड नहीं होता। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि जो मास है सिस्टम का वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, एरो एफ इज इक्वल टू एम एरो ए है। सो सिस्टम का अगर मास कांस्टेंट रहेगा, पार्टिकल बॉडी जो भी आप कहना चाहो, अगर उसका मास कांस्टेंट रहेगा तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला वैलिड है ना, उस स्थिति में ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। लेकिन अगर मास कांस्टेंट नहीं रह रहा, मास वेरिएबल रह रहा है पूरे प्रोसेस में, तो वहाँ पर हमारा ये जो फॉर्मूला है या यूँ कहिए जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं होगा। ओके,
अब ये तो पहले लिमिटेशन की बात होगी। अब चलिए दूसरे लिमिटेशन की बात करते हैं जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग है। ओके, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो कहता है कि भैया एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अगर कोई दो बॉडीज या पार्टिकल्स इंटरैक्ट करती है तो दोनों पर कुछ ना कुछ फोर्सेस लगता है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ऐसा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं ना मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो दोनों बॉडीज पर लगते हैं, एक्सर्ट होते हैं, ये फोर्सेस को बहुत सिमुल्टेनियसली मेज़र किया जाता है। और ये जो सिमुल्टेनियस मेजरमेंट होता है फोर्सेस का मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये तभी पॉसिबल है जब जो इंटरैक्शन का टाइम हो वो बहुत लार्ज हो। कहने का अर्थ ये है कि बहुत लार्ज का मतलब सफिशिएंटली लार्ज हो, उतना समय मिले उसको मेज़र करने के लिए, है ना। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए तो चलिए ये लॉ होल्ड करता है, ये लॉ गुड्स होल्ड करता है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। ओके, ऑर्डिनरी इन्वायरमेंटल पर्पस में ये होल्ड करता है। लेकिन जब हम लोग एटॉमिक डायमेंशंस पर पहुंचते हैं, ओके, पार्टिकल्स जिसका डायमेंशंस एटॉम का हो, एटम्स जैसा होता है, या एटॉमिक डायमेंशंस का जो पार्टिकल्स है, वहाँ पर ये लॉ फेल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्योंकि वहाँ पर उस तरह के पार्टिकल्स का जिसका डायमेंशंस एटॉमिक डायमेंशंस हो, वहाँ पर सिमुल्टेनियसली जो फोर्सेस दोनों पार्टिकल्स पर एक्ट कर रहा है उसको मेज़र कर पाना इम्पॉसिबल होता है। ओके, दैट्स वाई जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो एटॉमिक डायमेंशंस में जाते हुए फेल हो जाता है, या यूँ कहिए वैलिड नहीं होता। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहला लिमिटेशन था आपका न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग, और दूसरा लिमिटेशन था हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग। ओके, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भाई देखिए, जनरली हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा है इसे भी एक बार पढ़ते हैं। Newton's third law of motion implies that the forces exerted on the two interacting bodies over each other are measured simultaneously. Okay, a simultaneous measurement of two forces is possible only for ordinary practical purpose. Okay, if the time taken by the interaction is sufficiently large compared with the time taken by light to travel from one to other, okay, this means that the law ceases to hold good for particles of atomic dimensions, okay, for which simultaneous measurement of two forces is almost impossible. Okay, कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे व्यूवर्स कि फोर्सेस को सिमुल्टेनियस मेजरमेंट करने के लिए, फोर्सेस का सिमुल्टेनियस मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ सफिशिएंटली लार्जर टाइम होना चाहिए। कैसा टाइम? वैसा टाइम जो लाइट एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने में जितना टाइम लेती है उससे कुछ ज़्यादा समय चाहिए। लेकिन अगर हम लोग एटॉमिक डायमेंशंस की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ये समय होता है ना, ये बड़ा कम होता है। इसकी वजह से जो फोर्सेस होता है इंटरेक्शन का, उसको मेज़र कर पाना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। दैट्स वाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एटॉमिक डायमेंशंस तक पहुँचते पहुँचते इनवैलिड हो जाता है। ओके, सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।